वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इवेल्युएट द डेमोक्रेटिक कंडीशंस इन द कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के पश्चात हमने जिस तंत्र को अपनाया वो लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था। स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व करने वाले जितने प्रमुख नेता थे, सभी लोगों ने मिलकर के संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से हमें एक संविधान प्रदान किया और उसके आधार पर भारत में जनतंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, बहुत सारे नामों से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई, जहां मोनार्की या वर्गतंत्र का समापन कर दिया गया और सत्ता जो है वो जनता में निवास करने लगी। भारतीय लोकतंत्र आरंभ से ही तृतीय विश्व के देशों में लोकतंत्र का जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट की एक सफल कहानी बयां करती है। ज़्यादातर देशों में आज़ादी के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो राज्य आज़ाद हुए, उन जगहों पर लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु अधिकतर जगहों पर लोकतंत्र कुछ समय के बाद विफल हो गया और लोकतंत्र ने दूसरे प्रकार के शासन व्यवस्था को आमंत्रित किया। परंतु भारत में 1950 से लेकर के आज तक व्यवस्था जो कहानी कह रही है वो लोकतंत्र की सफलता की कहानी कहती है। हमने 1952 में पहला इलेक्शन, चुनाव इसी संविधान के अंतर्गत कराया और उसके बाद संघीय स्तर पर 15 बार सफल इलेक्शन हो चुके हैं। 15 बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो चुका है। ये संघ स्तर की कहानी है। यदि राज्य स्तर पर जाएं और लोकल स्तर पर जाएं तो असंख्य बार हमने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव करवाया है और ये चुनाव जो है वो सफलतापूर्वक करवाई गई है। धीरे धीरे प्रजातंत्र की जड़ें भारत में गहरी होती गई हैं और इस बीच हमने देखा है कि जब कभी भी सत्ताधारी समूह ने प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण किया, तब तब जो है नागरिकों ने खड़े होकर के मजबूती से, पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों का संरक्षण किया है, प्रजातंत्र के सिद्धांतों का संरक्षण किया है, प्रजातंत्र के मूल्यों का बचाव किया है। और यही वजह है कि लाख खतरों, लाख समस्याओं के बावजूद भारत में निरंतर प्रजातंत्र की जड़ें गहरी हो रही है, भारत में प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है और जो है इस प्रकार से हम तृतीय विश्व में यदि ढूंढने निकले तो भारत एक ऐसा अनूठा एग्जाम्पल है जहाँ पर कभी भी किसी भी समय ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यहाँ व्यवस्था जो है वो बदल कर प्रजातंत्र किसी अन्य तंत्र में बदल दी जाएगी। थोड़ा सा पीरियड इंटरनल इमरजेंसी का था, जब 1975 से 1977 के बीच जो है भारत में इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा की गई आंतरिक कारणों से, जो अनावश्यक था। परंतु उस समय भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि लोगों ने जम करके इसका विरोध किया, पूरी ताकत से इसका विरोध किया और कभी भी सत्ता के द्वारा इस दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया। यह इस बात की गारंटी थी कि लोगों की आस्था, लोगों का कमिटमेंट प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति इतना गहरा है कि वो किसी भी रूप में इस पर आक्रमण, इसकी समाप्ति, इसका ध्वंस बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो एक और तो भारत में प्रजातंत्र हर स्तर पर जो है वो मजबूत हो रहा है। पहले हमने संघीय और राज्य स्तर पर जो है
प्रजातांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया, तो उसके बाद धीरे धीरे ये परकुलेट होकर के निचले स्तर पर चला गया है, जहाँ ग्राम स्तर पर पंचायत होती है, पंचायत के बाद पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, राज्य स्तर पर जो है वो राज्य की सरकारें, और संघ के स्तर पर संघ की सरकार। तो ये जो है बहुत सारे लेयर्स हैं, और हर लेयर्स पर जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर संस्थाओं का निर्माण है, और इन संस्थाओं में जो लोग शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भारत में लोकतंत्र निरंतर जो है सफलता के नए आयाम तय कर रहा है, सफलता के नए अध्याय जो है लिखता जा रहा है। लेकिन क्या भारत का लोकतंत्र जो विकसित देश हैं उसके लोकतंत्र से उसकी तुलना की जा सकती है? क्या हम कहें कि लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूत है, स्वच्छ है, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है? तो यह भी कहना गलत होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। अभी भी इसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, और निश्चित रूप से धीरे धीरे इन बाधाओं को दूर करके ही हम प्रजातंत्र को स्थायी रूप से भारत में स्थापित कर सकते हैं। तो हम इस ओर भी दृष्टि डालें कि क्या बाधाएं हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे टू ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो बाधाएं क्या हैं? पहली चीज, आम तरह की बात होती है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का प्रभाव। ये वो प्राइमोडियल लॉयल्टीज के केंद्र हैं, ये परंपराओं पर आधारित है, जाति हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, इसके प्रति जो नागरिकों की, व्यक्तियों की निष्ठा है वो पुरानी है, परंपरा पर आधारित है, परंपरागत है। जब भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है और भारतीयों के लिए एक ही पहचान रखी गई है, वो भारतीय नागरिक, तब निश्चित रूप से बाहर जो है लोगों को, नागरिकों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने छोटे छोटे जो निष्ठा के केंद्र हैं उनसे निष्ठा तोड़ करके अपनी निष्ठाएं वह राज्य या देश के प्रति जो है हस्तांतरित कर देनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जो है हम जातिवाद, जाति के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर अपने हितों की पहचान करते हैं, क्षेत्र के आधार पर अपने हितों की पहचान करते हैं, और उस हितों को केंद्र बना करके हम समूह बनाते हैं, समूह बना करके हम जो है राष्ट्रीय हित के साथ टकराते हैं, और राष्ट्रीय हित पर अपने जातिवादी, संप्रदायवादी या क्षेत्रवादी हितों को थोपने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से यह प्रजातंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। यदि हम पूरे राष्ट्र को एक नहीं समझेंगे, पूरे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रति समान भाव नहीं रखेंगे, तब तक है जो है हम एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। और यदि राष्ट्र हमारा कमजोर होगा तो निश्चित रूप से हम प्रजातंत्र को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते जहां हम एक सशक्त राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो पृथकवाद और आतंकवाद की है। आतंकवाद तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्रजातांत्रिक मूल्य जो है उच्च आदर्शों पर टिका है, चर्चा परिचर्चा पर आधारित है, समस्याओं का निदान वार्ता से किया जाने के सिद्धांत पर आधारित है, निरंतर एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के विचारधारा पर आधारित है। परंतु इन सभी मर्यादाओं, सभी मूल्यों के विपरीत आतंकवाद जो है वह हिंसा का इस्तेमाल करता है, अपनी बातों को रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है, अपने हितों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है। और ये निश्चित रूप से यह कृत्य जो है वो प्रजातांत्रिक विरोधी है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पृथकवाद अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके उत्तर पूर्व और जो है कश्मीर के क्षेत्रों में पृथकवाद की राजनीति जो है वो काफ़ी प्रभावी है। ये पृथकवादी राजनीति भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। जहाँ बहुसंख्यक जनता, जहाँ मेजॉरिटी देश को मजबूत करना चाहती है, देश को एक करना चाहती है, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना चाहती है, वहीं पर कुछ समूह हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और ये तोड़ने वाली
प्रवृत्ति जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। तो पृथकवादी या आतंकवादी राजनीति जो है वह निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विपरीत है। तो ये भी जो है प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। तीसरी बाधा दल प्रणाली संबंधी दोष से है। हम सभी जानते हैं कि आज का प्रजातंत्र में राजनीतिक दल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इट हैज बिकम लाइफ लाइन फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी, फॉर द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी को हम क्रियान्वित ही नहीं कर सकते, प्रतिनिधि प्रजातंत्र जो व्यवहारिक रूप है उसको हम क्रियान्वित ही नहीं कर सकते यदि हमारे पास दल प्रणाली नहीं हो। लेकिन ये दल प्रणाली निश्चित रूप से प्रजातंत्र में सहायक तब होती है जब हमारे देश में या किसी भी स्तर पर जहाँ प्रजातंत्र को सफल होना है वहाँ ये दल प्रणाली दल की दूषित परंपराओं से दूर एक स्वस्थ प्रणाली के रूप में विकसित हो। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे दल प्रणाली संबंधी दोष पाए जाते हैं, जैसे द्विदलीय व्यवस्था का अभाव है। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन से ली गई है, हम सभी जानते हैं। और संसदीय व्यवस्था सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकती है जब दो ही दल जो है वो मौजूद हो, द्विदलीय व्यवस्था विकसित हो, ताकि एक दल सत्ता में और दूसरा दल उतनी ही शक्ति के साथ, उतनी सशक्त रूप से वह सत्ताधारी दल पर अपना अंकुश बनाए रखे और दूसरा दल जो है लगातार इस दिशा में काम करे कि उसे भी सत्ता में आना है। तो इस तरह से द्विदलीय व्यवस्था संसदीय प्रणाली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। भारत में दलों की जो है भरमार है और इसके कारण जो है द्विदलीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है अस्थायित्व की समस्या है। हमारे यहाँ सरकार लगातार खतरे में रहती है। दूसरी चीज है कि दल बदल का दोष जो है हमारे देश में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इसके कारण जो है सत्ता में अस्थायित्व की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण लगातार देश में चुनाव का खतरा मंडराता रहता है। और एक विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश के लिए बार बार चुनाव न केवल राष्ट्रीय जो संपदा है उसकी बर्बादी है, बल्कि हम जब बार बार चुनाव में जाते हैं तो हमारे देश के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वह भी जो है प्रभावित होती है और निश्चित रूप से वो आर्थिक उन्नति में एक बड़ा बाधा बन जाती है। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ दलों के निर्माण का कोई स्वस्थ आधार नहीं है। जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय हितों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्षेत्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए या जातिगत संप्रदायगत हितों को प्राप्त करने के लिए जो है राजनीतिक दल का निर्माण हो गया है। ये प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, कार्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, विचारधाराओं पर आधारित होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ विचारधाराओं का कोई मूल्य नहीं है। व्यक्ति पर आधारित, व्यक्ति विशेष के शक्तियों पर आधारित या क्षेत्र विशेष के हितों पर आधारित, संप्रदाय विशेष के हितों पर आधारित बहुत सारे दल जो हैं जो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं और ये हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दल की अत्यधिक संख्या भी एक बाधा है। कुकरमुत्ती की तरह जो है हर क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत सारे दल उभर आए हैं जो एक सशक्त सरकार और एक सशक्त विपक्ष को उभरने में बाधा उत्पन्न करता है और उससे जो है प्रजातांत्रिक प्राय कमजोर होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है दल संबंधी दोष दिखाई देता है कि दलों में आंतरिक प्रजातंत्र की कमी है। प्रजातंत्र को यदि जीवित रखना है तो प्रजातंत्र का जो आधार है, प्रजातंत्र को संचालित करने वाली जो संस्था है, निश्चित रूप से उसका भी गठन और उसके अंदर भी वही राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक मूल्यों की प्रैक्टिस की जानी चाहिए, उन्हीं राजनीतिक मूल्यों का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और इन्हीं कारणों से हमारे प्रजातंत्र में दल प्रणाली संबंधी जो है गंभीर दोष उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र
जो है वो लोकतंत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, लोकतंत्र की सफलता के राह में काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोकतंत्र समाज को जो है मजबूत करना चाहिए थे, समाज का निर्माण, जिस लोकतंत्र में समानता, सामाजिक न्याय या लोगों की प्राप्तियों पर आधारित सिद्धांतों पर निर्मित होना चाहिए था, वहीं पर हम देखते हैं कि समाज में जातिवादी राजनीति, संप्रदायवादी राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति या इस तरह के हितों की जो मजबूती मिल रही है, इन हितों का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो है वो स्वस्थ प्रजातंत्र के हित में नहीं है और इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। चौथी चीज़ है, भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि स्वस्थ संसदीय परंपरा का अभाव है, जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, परंतु वहाँ पर संसदीय प्रणाली जो है बहुत सशक्त रूप से, बहुत प्रभावी रूप से जो है वहाँ कार्य कर रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर स्वस्थ संसदीय परंपराएं विकसित हुई है। जैसे स्पीकर का चुनाव में हम देखते हैं, स्पीकर जो वहाँ है, जो संसद में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों या प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रहरी है, वो दल रहित होता है। भारत में ऐसी परंपराएं विकसित नहीं हो पाई। स्पीकर बनने के बाद भी वो दल का सदस्य रहता है और वो प्रजातंत्र को प्रमोट करने के बजाय अपने दलों के हितों को प्रमोट करता है। इस तरह की जो परंपराएं हैं वो भारत में विकसित नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण भी प्रजातंत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्वस्थ केंद्र राज संबंधी परंपरा का भी अभाव है। भारत एक संघीय व्यवस्था है, अब तक लंबा समय बीत चुका है। केंद्र और राज्य के मध्य जो है मुद्दों को सुलझाने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रियाओं का, जिस प्रकार की परंपराओं का विकास होना चाहिए था, और उस परंपराओं के विकास के साथ ही धीरे धीरे केंद्र और राज्य के बीच किसी भी मुद्दों पर टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि सौहार्दपूर्ण तरीके से केंद्र और राज्य जो है दोनों ही नागरिकों के विकास के लिए, राष्ट्र के को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करते हैं। दोनों की भूमिका जो है पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसी परंपराएं विकसित नहीं हुई हैं। यदि दोनों ही जगह एक दल की सरकार है तो कॉपरेशन दिखता है, यदि विपरीत दलों की सरकार है, विरोधी दलों की सरकार है दोनों जगह, तो जो है निरंतर जो है टकराव दिखाई देता है। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगली चीज़ जो दिखाई देती है बाधाओं के रूप में, नागरिकों की स्वतंत्रता पर लगातार जो है दबाव है। जो स्वतंत्रताएं घोषित की गई हैं संविधान के 33 अध्याय में, वो स्वतंत्रताएं विशुद्ध रूप से सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही। अभी भी जो है अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही नहीं है, वो जानते नहीं उनको कौन से अधिकार दिए गए कि क्या उनके अधिकार हैं, वो अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो अधिकार भी दूसरे तरीके से धन बल के द्वारा उस नागरिकों से छीनने के प्रयास किए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो है राजनीतिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो है वैसे तो सैद्धांतिक रूप से समानता प्रदान की गई है, परंतु न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोगों के मार्ग में जो है गरीबी या शिक्षा एक बाधा के रूप में सामने आती रही है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता पर भारी दबाव है। सभी लोगों को समान रूप से वो स्वतंत्रताएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, वो अधिकार उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जो संविधान ने उन्हें दिए हैं। और ये अधिकारों की असमानता, स्वतंत्रताओं की असमानता जो है वो प्रजातंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। न्यायपालिका पर भी लगातार दबाव है, वो जो है विवादों की संख्या अत्यधिक है। न्यायपालिका में जो है विवादों का बोझ है, बहुत सारे विवाद लंबित हैं। इस प्रकार से न्यायपालिका जो है अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रही है। तो उसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव का दबाव भी जो है न्यायपालिका पर बहुत अधिक है। इसलिए भी जो है न्यायपालिका को जो दायित्व दिया गया था, वो दायित्व को पूरी तरह से, पूरी क्षमता के साथ वह निर्वहन करने में जो है सक्षम नहीं है। इसके कारण भी जो है भारत में प्रजातंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है।
जनमत निर्माण के साधन मूल रूप से सरकारी नियंत्रण में है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी हो, या आज के दिनों में सोशल मीडिया हो। इस सभी जगहों पर जो है धन बल का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। सरकार जो है अपनी शक्तियों का, अपने प्रभावों का, अपने विज्ञापन के साथ जो धन जुड़ा हुआ है उसको वितरित करने के साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करती है कि जो जनमत निर्माण के ये जो साधन हैं उन पर अपरोक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेती है। और इस तरह से ये जो संचार के माध्यम है वह स्वस्थ रूप से मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ज़्यादातर सरकार के पक्ष को ही वो जनता के समक्ष रखते हैं, जो प्रजातंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। यदि संचार के साधन स्वतंत्र नहीं होते और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नागरिकों के समक्ष मुद्दों को नहीं रखते, निश्चित रूप से वो जनमत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। और यदि ऐसा होता है तो वह प्रजातंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा खतरा है। भारत में शिक्षा की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। बड़ी जनसंख्या आज भी जो है वह अशिक्षित है, जिसके कारण आज भी नागरिक अपने अधिकारों के बारे में सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, अधिकारों को जानते नहीं हैं, अधिकारों की पहचान उन्हें नहीं है। जब पहचान नहीं है तो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं उसका वो प्रयोग नहीं कर पाते। इसकी वजह से प्रजातंत्र जो है दबाव अधिक है। साथ ही साथ आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक हैं। जो है बेरोजगारी की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है, गरीबी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है। ये जो सारी समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो लगातार गंभीर होती जा रही है। और जहां आर्थिक स्तर पर गंभीर विषमता है वहां पर प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है, इस बात को जानते हैं, कि जब सभी नागरिकों को राज्य की क्षमता पर यकीन हो, राज्य की क्षमता पर विश्वास हो, और राज्य में इतनी क्षमता हो कि उस समाज के भीतर घुस करके प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे और प्रत्येक नागरिकों के लिए समस्या का समाधान जो है उपलब्ध कराने में वो सक्षम हो। तभी जाकर के देश में प्रजातंत्र सफल हो सकता है, सशक्त हो सकता है। अन्यथा प्रजातंत्र जो है वह कभी भी जो है खतरे में पड़ सकता है। कभी भी प्रजातंत्र जन आक्रोश का शिकार बन सकता है। तो ये गंभीर समस्या जो है आर्थिक विषमता के संदर्भ में देखी जाती है। एक और समस्या भारत में है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी लगातार दबाव है। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं होना हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। और समय समय पर हमने देखा है कि पड़ोसी राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए ये व्यवस्थाएं भी लगातार भारत में प्रजातंत्र पर दबाव बढ़ाती रहती हैं, प्रजातंत्र में समस्या पैदा करती रहती हैं, जिसके कारण भारत में प्रजातंत्र जो है वो खतरे में पड़ता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बाधाएं हैं जो भारतीय लोकतंत्र को पूर्णतः सफल होने में क्या है, सफल होने नहीं दे रही है, या सफल होने के प्रयास में उसे पीछे ढकेलने का काम कर रही है। तो एक बात तो निश्चित है कि भारतीय लोकतंत्र की निरंतरता निर्बाध रूप से आज़ादी के बाद भारत में प्रजातांत्रिक संस्थाओं की उपलब्धता भारतीय लोकतंत्र के सफलता की कहानी कह रही है। लेकिन वहीं भारतीय लोकतंत्र जितना सफल होना चाहिए था, या भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसे दूर होनी चाहिए थी, उसके लिए प्रयास जारी हैं। वो समस्याएं आज भी हैं, और इन समस्याओं के रहते हुए भारत में प्रजातंत्र पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता, या भारतीय प्रजातंत्र की सफल कहानी नहीं कही जा सकती। तो भारतीय लोकतंत्र के सामने ये चुनौतियां हैं। आज इतना ही।